guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to discuss the very important topic which is important for long parenting और उसके बाद हम ये बूमरिड्स पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो पेरेंटिंग की आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 2 मैंने साइड पे लिखी हुई, तो ये हम पहले पढ़ लेते हैं। एक्ट ऑफ रेजिंग एंड केयरिंग फॉर अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप। फिर यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड एज अ पेरेंट। पेरेंटिंग क्या होती है हमारे पास बेसिकली कि इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि बच्चे किस तरह बड़े होते हैं और कौन कौन से मरहले से गुजरते हैं जहाँ पे उनको प्यार, सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और पेरेंट्स देते हैं कि नहीं देते। और इसके अंदर क्योंकि हम पढ़ने लग रहे हैं बॉमरिड्स पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि डियाना बॉमरिड ने दिया था। इसने ये कहा था कि जो आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल है वो ये है कि ना ही बच्चों को ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, ना ही बच्चों से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। ये देखें, पोनेटिव का मतलब काबिल सज़ा होता है और अलूफ़ का मतलब होता है दूर। सो हम ये अब ये हम थ्योरी पढ़ने लगे क्योंकि डेफिनेशन यहाँ से होगी, यहाँ से हमने सिर्फ डेफिनेशन करनी थी। अब ये थ्योरी जो है ना ये लॉन्ग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो ये थ्योरी हम पढ़ते हैं। Diana Baumridd's parenting styles. Diana Baumridd's argue that the parents should be neither punitive nor aloof. Rather, they should develop rules for their children to be affectionate with them and to be affectionate with them. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो अगर हम 2 लाइनों में देखें तो क्या कह रहे हैं कि ये जो डियाना है, बॉमरिड्स डियाना, वो हमें क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो ज़्यादा काबिल सज़ा और अलूफ़ मतलब पुनिटिव और अलूफ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पेरेंटिंग स्टाइल होना चाहिए कि बच्चों को एक स्पेसिफ़िक रूल्स बता दी जाए और उनके साथ प्यार से बर्ताव भी किया जाए। अब यहाँ पे हम 4 किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है अथॉरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब आप लोगों को पता है कि मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट देती हूँ, साथ हेडिंग्स बता देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट लूज़ ना हो और वो एक किस्म की गिरहा टाइप बन जाए। सो हम अथॉरियन पेरेंटिंग देखने लगे हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ हेडिंग्स बनाई हुई। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जांपल, फिर प्रॉपर्टी, फिर इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन और फिर रिसर्च देखेंगे। डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अथॉरियन पेरेंटिंग इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव पुनिटिव स्टाइल इन विच, अब मैं आपको ना उर्दू में पहले सारा बता देती हूँ, क्योंकि सारा पढ़ूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब अथॉरियन पेरेंटिंग क्या होती है कि एक इस टाइप की पेरेंटिंग है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, काबिल सज़ा लगा देते हैं चीज़ें। अगर कोई रूल्स वायलेट बने, ऐसे रूल्स बना देते हैं अगर कोई बच्चा वायलेट करे तो वो सज़ा देते हैं या पनिश करते हैं या मारते हैं, ठीक है ना, या उनको जो है ना वो स्पैम करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें आगे के पेरेंट्स क्या चाहते हैं। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करें, डेफिनेशन बता रही हूँ अभी तक, और उनकी वर्क और एफ़र्ट को जो है ना वो रिस्पेक्ट दें और उनकी ही तारीफ़ करें। अब यहाँ पे जो होते हैं ना अथॉरियन पेरेंट्स किस तरह के होते हैं। अथॉरियन क्योंकि पेरेंटिंग का पढ़ें इसलिए ये सारे कुछ डेफिनेशन में शामिल होगा। सो अथॉरियन पेरेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो फर्म लिमिट्स लगाते हैं, मजबूत लिमिट्स लगाते हैं। अगर उनको रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और अगर वो रिस्ट्रिक्शंस कोई बच्चा पार करता है तो उसको वो सज़ा देते हैं, स्पैंक करते हैं, मारते हैं। कंट्रोल ऑन द चाइल्ड, दे हैव अ ह्यूज कंट्रोल इन चाइल्ड एंड अलाउ लिटिल वर्बल एक्सचेंज। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते। ये थी डेफिनेशन। अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के अंदर ये लाइन लिखी हुई, यू विल डू इट माई वे और एल्स। ये एग्जाम्पल में आपने लाइन लिखनी है कि अथॉरियन पेरेंट्स ये कहते हैं कि आपने ये करना है और ये मेरे तरीके से ही करना है, तो ये अथॉरिटी दिखा रहे हैं अपनी, इसलिए अथॉरियन पेरेंटिंग है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी, फिर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड देखेंगे। अब हम अगर हम प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ बच्चों पे स्पैंक का मतलब होता है मारना। बहुत ऑफन या माइट वो बच्चों को मारते भी हैं, उनको इन्फोर्स करते हैं रूल्स रिजिडली, उनको अलाउ नहीं करते कि वो बोलें, एक्सप्लेनेशन नहीं देते और गुस्सा दिखाते हैं। ये आगे प्रॉपर्टी के अंदर ये 3-4 बातें दोबारा बता देती कि वो मारते हैं बच्चों को फ्रीक्वेंटली, रूल्स रिजिडली इम्पोज करते हैं और उन रूल्स को एक्सप्लेन नहीं करते और गुस्सा दिखाते हैं बच्चों की तरफ। अब इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, अब ये सारा कुछ पता चल गया कि बड़े सख्त होते हैं, पुनिटिव होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, कंट्रोल होता है अपने बच्चों पे, लिटिल वर्बल एक्सचेंज होता है और यहाँ पे कि अपनी डायरेक्शंस फॉलो करवाते हैं, स्पैंग भी कर देते हैं, कभी कभी मारते भी हैं अगर बात ना माने, रिजिड जो है ना वो रूल्स इम्पोज करते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं और रूल्स की एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते हैं। सो अगर हम देखें तो चाइल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड पे इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
चाइल्ड अनहैप्पी रहेंगे, फियरफुल रहेंगे, एंक्शियस रहेंगे। और फिर यहाँ पे ये है कि फेल्स टू इनिशिएट एक्टिविटी एंड वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं इन सबको शॉर्ट में बताऊँ, और आप इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली तो आपने लाजमी पेपर में लिखनी है। बच्चे नाखुश रहते हैं, ऑब्वियस बात है, ऐसी पेरेंटिंग से कौन सा बच्चा खुश रहेगा? डरे डरे रहेंगे, कोई इनिशिएटिव नहीं रहेंगे। इनिशिएटिव का मतलब एटोनमी उनके अंदर नहीं आएगी। ये है कि इनिशियल एक्टिविटी नहीं करेंगे, इसको हम एटोनमी कहते हैं। एटोनमी उनके अंदर नहीं आएंगे और कम्युनिकेशन स्किल भी वीक होगी। इसका मतलब कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे बच्चे। रिसर्चर्स क्या कहती हैं? अब यहाँ पे 3 रिसर्चर्स है कि आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। यहाँ रिसर्चर्स ये कहती हैं कि इस तरह के बच्चे जो है ना, वो एक्सटर्नलाइजेशन प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब एक्टिंग आउट एट हाई लेवल ऑफ एग्रेशंस। वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर पाते जिस तरह उनको करना चाहिए। दूसरी रिसर्च ये कहती है इस तरह के पेरेंट्स इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बुली करने के अंदर ना वो अपने आप को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, बुलिंग वाला बिहेवियर इख्तियार कर देते हैं, क्योंकि वो बुलिंग परपिट्रेटर्स बन जाते हैं, एसोसिएटेड विद बीइंग, क्योंकि वो खुद बुली हो रहे थे। तो वो उनका होता है कि वो अपनी जो गुस्सा, अपनी भड़ास, अपना रेज वो दूसरे बच्चों पे निकाले, तो वो बुलिंग वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अपने आप को कर लेते हैं, अथॉरियन पेरेंटिंग वाले जो बच्चे होते हैं। तीसरा ये है कि इनके अंदर जो है विद ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट आ जाती है। ठीक है, अथॉरियन पेरेंटिंग वाज एसोसिएटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट। अब ये हेडिंग्स थी, इसको आपने याद रखना है। इसके अंदर आपने उर्दू के अंदर याद रखना, और आप अब इतने बड़े हो चुके हैं कि आप खुद इंग्लिश कर सकते हैं उसकी, तो ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। सेम हेडिंग्स हमारे पास अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के अंदर यूज़ होगी, वो फटाफट पढ़ लेते हैं। अब ये मैंने डिटेल में बताया था मैं, क्योंकि ये इसका उल्टा ही है, तो मैं जो हूँ ना थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट करके। इसके अंदर डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे जो है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो पेरेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। पेरेंट रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं बट इन अप्रोप्रिएट वे, उनको अच्छे तरीके से करते हैं, उनको रीज़न भी देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में आपने ये लिखना है। एग्जाम्पल में ये आ जाएगा, ये सारा जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, यू नो यू शुड नॉट हैव डन दैट, लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन बेटर नेक्स्ट। अब यहाँ पे कितनी फ्रेंडली ये स्टेटमेंट बनाई हुई है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी दिखाई गई है, लेकिन इन अ फ्रेंडली वे दिखाई गई है, और यहाँ पे तो आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्शन और गुस्सा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब हमारे पास ये 2 हेडिंग्स होगी कवर। अब प्रॉपर्टी और इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड और रिसर्च हम देखते हैं इसके अंदर। अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो प्रॉपर्टी हमारे पास ये आएगी कि यहाँ के जो होते हैं पेरेंट्स वो सपोर्टिव होते हैं, अपने बच्चों से खुश होते हैं जब वो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। इस तरह के चाइल्ड भी मेच्योर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम देयर चिल्ड्रन एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों से। अगर अब हम देखें कि इस तरह के जो बच्चे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है कि उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इस तरह के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि देखें रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, उनको अच्छे बुरे का पता चल रहा है। ये नहीं करें कि पेरेंट्स बिल्कुल बाखबर है, अच्छे बुरे का बता नहीं रहे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। वो बता ज़रूर रहे हैं, लेकिन इन अ गुड वे, गुड मैनर। तो मेरे लिहाज से अथॉरियन पेरेंटिंग बेस्ट स्टाइल है। इसके आगे भी हम देखते हैं, और फिर मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपके लिए कौन सा स्टाइल जो है वो बेस्ट है पेरेंटिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे के जो बच्चे होते हैं, ऑब्वियस से बात है वो चीयरफुल होते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उसका ऑपोजिट सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ़ कंट्रोल्ड होते हैं, और वहाँ पे उनका कोई सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता। मतलब जो इनिशिएट एक्टिविटी नहीं कर सकते वो। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ सेल्फ़ रिलायंट होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, और यहाँ के बच्चे जो है ना वो रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे डेवलप करते हैं अपने पीयर्स के साथ, अडल्ट्स के साथ, और एक उनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, एक उनके अंदर जो है वो पॉजिटिव वाइब होती है। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रही होती है। अगर हम देखें अब रिसर्चर्स ये कहती हैं कि इस तरह की जो पेरेंटिंग है वो प्रो सोशल बिहेवियर, इस तरह की पेरेंटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। ठीक है, इस तरह के बच्चे वो ज़्यादा प्रो सोशल बिहेवियर में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सोसाइटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, और ऑन द अदर हैंड बड़ा ज़्यादा कम रिस्क होता है चाइल्ड माल ट्रीटमेंट का। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ लोअर रिस्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अब निगलेक्टफुल पेरेंटिंग करते हैं हम। निगलेक्टफुल पेरेंटिंग के अंदर हमारे पास 3 हेडिंग्स आ रही है, डेफिनेशन, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, और जो है ना रीसेंट रिसर्च। अब यहाँ पे आपको पता चला निगलेक्टफुल मतलब इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग कि जो अनलेफ्ट छोड़ दी जाए,
अननोटिस छोड़ दी जाए, अनइन्वॉल्व छोड़ दी जाए, ठीक है ना। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग देख लेते हैं। इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो अनइन्वॉल्व होते हैं, अननोटिस रहते हैं अपने बच्चों से, और जो वो करना चाहते हैं उनको करने देते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। ये बात समझ आ गई। अब बच्चों पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोशली इनकम्पिटेंट होते हैं, पुअर सेल्फ कंट्रोल होता है, और डोंट हैंडल इंडिपेंडेंस वेल है। अब मैं आपको उर्दू में इसका बताऊंगी कि ये क्या वजह, आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि इस तरह के बच्चों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए जिनको पेरेंट्स नहीं पूछ रहे। अब आपको मैं ना ये पहले ये पढ़ लूँ बुक और फिर आपको मैं बताती हूँ कि इसको एक्सप्लेन करती हूँ। दे फ्रीक्वेंटली हैव लो सेल्फ एस्टीम, आर इमेच्योर एंड alienated from family. In adolescence, they may show pattern of truancy and delinquency. अब ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। डेलिक्वेंसी पे एक पूरा लॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो वो भी मैं अभी बनाऊँगी, आज या कल मैं पोस्ट कर दूँगी। सो अब बात करते हैं निगलेक्टफुल पेरेंटिंग के। जो निगलेक्टफुल पेरेंटिंग होती है, जहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सही बुरे की तमीज़ बच्चों को नहीं सिखाते। एक तो इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनको सही बुरे की पहचान नहीं होती। पहली ये बात ये होगी, मतलब वो सोशली इनकम्पिटेंट होते हैं, सोसाइटी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। पुअर सेल्फ कंट्रोल होता है। अब उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा होता, उनको ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई होती। जब उन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई होती तो उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं था, वो जो मर्ज़ी कर चाहते हैं वो कर लेते, चाहे वो ये नहीं देखते इट इज़ लीगल और इट इज़ इलीगल। सोशली इनकम्पिटेंस समझ आ गया, पुअर सेल्फ कंट्रोल समझ आ गया। वो इंडिपेंडेंसी को भी हैंडल नहीं कर पाते कि वो आज़ाद है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्राइम के अंदर शामिल हो जाते हैं, वो जुर्म करते हैं, वो जो है ना वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनके ऊपर डोंट हैंडल इंडिपेंडेंसी वेल या इंडिपेंडेंस वेल, ठीक है। उनकी लो सेल्फ इस्टीम होती है, और एलियनेटेड का मतलब होता है अलहदा, मतलब वो अपनी फैमिली से अलहदा रहना पसंद करते हैं, जो निगलेक्टफुल पेरेंटिंग होती है, ठीक है। अब ये थे, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होंगे इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। अब रीसेंट रिसर्च कर लेते हैं। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि ऐसे एडोलसेंट्स, ऐसे जवान या ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां जो अपने आप को लॉ ब्रेक करती हैं और अपने आप को जो बुरी एक्टिविटीज़ है इलीगल काम में इन्वॉल्व करती है, तो वो डेलिक्वेंसी कहलाती है। इसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के नाम से एक लॉन्ग भी आगे जाके पढ़ेंगे। सो जो एथॉरियन पेरेंट्स हैं तब वो अच्छा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। और निगलेक्टफुल जो पेरेंटिंग है वो हायर लेवल ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम का शिकार होते हैं इस तरह के बच्चे। अब हम इंडल्जेंट पेरेंटिंग देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को आज़ादी देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल भी उन पर रखते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल, इंडल्जेंट, ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे क्या पड़ता है। Such parents let their children do what they want. As a result, the child never learn to control own behavior. जैसे self control नहीं होता in short, and always expect to get their way. Some parents deliberately rear their children in this way because they believe the combination of warm involvement and few restraints will produce a creative, confident child. However, children whose parents are indulgent rarely learn respect from others and have difficult controlling their behavior. They might dominating, egocentric and non-compliant and have difficulties in peer relations. अब इस सबको मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा इजी करके बताती हूँ आप लोगों को। सो हम देखते हैं यहाँ पे हम इंडल्जेंट पेरेंटिंग ये अच्छी है, लेकिन इस तरह के जो बच्चे हैं वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो सोशली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रख पाते, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर भी अनकंट्रोल्ड होता है बिहेवियर, लेकिन पेरेंट्स के मुताबिक पेरेंट्स को ये लगता है कि इस तरह के बच्चे जो है वो क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट होते हैं अगर हम उन पर कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, जबकि ऐसा नहीं होता। इंडल्जेंट पेरेंटिंग वाले जो बच्चे होते हैं ये डोमिनेटिंग होते हैं, दबंग स्टाइल में रहते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही नज़रिया ठीक है, हमारा ही पर्सपेक्टिव ठीक है, दूसरों का पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है। जैसे मैं प्याजेस की थ्योरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्री ऑपरेशनल में डिटेल में, ठीक है। और नॉन कंप्लाइंट होते हैं। अब ये जो है ना, और पीयर रिलेशंस भी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं करते। अब ये वाला आपने करना है, ये इसका कंक्लूजन और ये ज़रूर बनाना है। डिमांडिंग और कंट्रोलिंग, अनडिमांडिंग एंड अनकंट्रोलिंग, एक्सेप्टिंग और रिस्पॉन्सिव, रिजेक्टिंग एंड अनरिस्पॉन्सिव। अब आपने करना है डिमांडिंग और कंट्रोलिंग और एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, ये दोनों क्वालिटीज़ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में है।
और रिजेक्टेड और अनरिस्पॉन्सिव अथॉरियन में और डिमांडिंग और कंट्रोलिंग भी है। अब आपको पता है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है वहाँ पे क्या होता है कि डिमांड भी जो पेरेंट्स कर रहे थे और उनको उनकी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं, उनको समझाते भी है, तो ये अथॉरिटेटिव है। जबकि अथॉरियन के अंदर डिमांडिंग और कंट्रोलिंग तो होते हैं लेकिन रिजेक्टिंग और अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, उन पर हार्श बिहेवियर शो करता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब ये समझ लेते हैं अनडिमांडिंग एंड अनकंट्रोलिंग। अब ये दोनों जो है ना, ये अनडिमांडिंग और अनकंट्रोलिंग जो है ना, ये ट्रेट्स है। एक्सेप्टिंग और रिस्पॉन्सिव इंडल्जेंट में होती हैं और रिजेक्टिंग या अनरिस्पॉन्सिव निगलेक्टफुल में होती है। अब ये था आज का डिटेल लॉन्ग टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जो है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आपके लिहाज से कौन सी पेरेंटिंग बेस्ट है और कौन सी नहीं है, और वजह भी बतानी है कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, मुझे भी आइडिया होगा कि लोग किस तरह सोचते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।